Hello students, in this video we will read our topic number 3.3 of chapter number 2 Nationalism in India, the limitation of civil disobedience। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं कमियां। हम इस लेक्चर में सविनय अवज्ञा आंदोलन में और किन सोशल ग्रुप्स ने महात्मा गांधी का साथ बहुत ही लिमिटेड वे में दिया उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो और सोशल ग्रुप्स थे वो स्वराज की उस सेंस से या उस धारणा से अवगत नहीं थे। हर एक को स्वराज अपने अपने तरीके से चाहिए था और हर एक ने स्वराज का अपना अलग अलग मतलब निकाला था। तो स्वराज की अमूर्त धारणा से वह परिचित नहीं थे और प्रभावित नहीं थे। और ऐसे ही अब हम बात करते हैं एक ऐसे सामाजिक समूह की जो जिनके लिए महात्मा गांधी ने वर्क तो बहुत सारा किया, लेकिन उनकी मांग कुछ और ही थी। हम बात कर रहे हैं दलितों की, यानी कि अनटचेबल्स की। तो ऐसा एक ग्रुप अनटचेबल्स था जिसने 1930s के डिकेड्स के बाद अपने आप को कुछ सोसाइटी में एक अलगाव फील किया था, एक सेपरेशन फील किया था, एक अपने आप को वो उत्पीड़ित कहते थे। कांग्रेस भी इनके प्रति रेलुक्टेंट थी, क्योंकि ये समाज में अल्पसंख्यक थे। कांग्रेस सवर्ण, जो कि अपर कास्ट के अपर 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो दलितों से अपर कास्ट के जो लोग थे उनका सपोर्ट चाहते थे, उनको सपोर्ट करते थे। तो दलित भी इनके लिए रेलुक्टेंट थी। और ये अपने आप को क्यों उत्पीड़ित कह रहे थे, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। तो जब ऐसा फील इन्होंने किया, डिप्रेस क्लास ऑफ सोसाइटी ने, कि अपने आप को एक ऑप्रेस क्लास फील किया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान गया वो महात्मा गांधी का गया। महात्मा गांधी ने इन लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास किया। और एक स्टेटमेंट भी है महात्मा गांधी का कि स्वराज तब तक नहीं आ सकता, स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years ऑफ अनटचेबिलिटी इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। अगर हम छुआछूत को नहीं हटाएंगे समाज से तो हम स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि समाज का यह तबका या जो ये कैटेगरी है ये हमेशा अलग ही रहेगी और उनको स्वराज के झंडे के नीचे सभी वर्गों का सहयोग चाहिए था। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, उन्होंने अनटचेबल को हरिजन नाम दिया। और द क्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, organized सत्याग्रह to secure them entry into temples and access to the public wealth, tanks, roads, schools। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए उस समय दलितों को बहुत प्रोहिबिटेड थी उनके लिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ करना। तो उन्होंने इसके लिए सत्याग्रह भी किया उनको सपोर्ट करने के लिए, और उनको इन सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री दिलाने का भी प्रयास किया। He himself cleaned the toilets to dignify the work of sweepers। तो इसके लिए उन्होंने खुद भी वही वर्क किया जो कि एक स्वीपर करता था, ताकि ये लोग जो अपने आप को ऑप्रेस्ड कह रहे थे, तो ये फील ना कर सकें कि इनकी कैटेगरी समाज में बहुत लो कैटेगरी का इन्हें माना जाता है। तो उन्होंने खुद भी उनके स्टेटस को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने खुद ये वर्क किया। एंड परस्यूडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हर्ट टू गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। और काफ़ी हद तक उन्होंने अनटचेबिलिटी जैसे सिन को सोसाइटी से हटाने का प्रयास किया और अपर कास्ट से भी अपील की कि वो इस प्रकार की छुआछूत की भावना अपने हृदय में इन लोगों के लिए ना रखें। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट political solution to the problems of the community.
जो इनके हिमायती थे, दलित वर्गों के जो हिमायती थे पॉलिटिकल लीडर्स, वो कुछ अलग ही सलूशन चाहते थे। वो कहते थे कि इस तरीके की अपील से दलितों का भला नहीं होगा, उनको कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए जाने चाहिए और उनको पॉलिटिक्स में स्थान दिया जाना चाहिए। They began organizing themselves, demanding reserved seat in educational institutions and separate electorate that would choose Dalit members for legislative council. उन्होंने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन आरक्षण की मांग कर दी दलितों के लिए, और जो विधायी परिषदें थी जिनमें चुनाव होने थे उनके लिए उनमें सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचिका की मांग की कि एक ऐसा एरिया आप अलग कर दें जहां से एक दलित कैंडिडेट को ही विधायी परिषद के चुनाव में चुना जा सके। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। उन्होंने ये कहा, उन पॉलिटिकल लीडर का जो दलितों को सपोर्ट करते थे, उनका ये मानना था कि अगर हम उनको पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के ज़रिए ही हम दलितों की स्थिति को सुधार सकते हैं। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वर देयर फॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ऐसी जगहों पर महात्मा गांधी को सपोर्ट उतना नहीं मिला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलितों का, जैसे महाराष्ट्र और जो महाराष्ट्र और नागपुर वो रीजन थे जहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया गया। अब बात करते हैं 1930s में ऐसा क्या हुआ था। जो हमारी फर्स्ट लाइन थी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज्ड द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। दलितों के एम्पावरमेंट के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए, दलितों के अधिकारों की मांग उठाने के लिए B.R. अम्बेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था। Clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demand separate electorate for Dalits। महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब वो लंदन गए तो B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को दिया जाना चाहिए। इस मांग के साथ महात्मा गांधी को इस मांग को रखने के लिए भी उन्होंने आग्रह किया था, जबकि महात्मा गांधी दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। वो सेपरेट इलेक्टोरेट उनको नहीं देना चाहते थे। उनका ये मानना था कि अगर हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना देंगे दलितों के लिए तो वो हमारे हिंदुओं की मुख्य धारा से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और उनको फिर एकीकरण जो है उनका, हिंदुत्व में जो एकीकरण है उनका, वो उसकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, स्लो पड़ जाएगी। उनको हम कभी एक नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमेशा अलग थलग ही रहेंगे। When the British government considered Ambedkar's demand, गांधी जी began a fast unto death। जब गांधी जी वहाँ गए और ब्रिटिशर्स ने इस मांग को मान भी लिया, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया क्योंकि वो पृथक निर्वाचिका के खिलाफ थे। He believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into the society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and result was the Pune Pact of September 1932. महात्मा गांधी ने कहा कि इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सीट्स रिजर्वेशन दे दी जाएंगी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना उचित नहीं है। तो B.R. अम्बेडकर इस बात पर राजी हो गए और 1932 में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लास
reserved seats in the provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate. हाँ, जैसे आम सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसी तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन इनकी सीट्स जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में फिक्स कर दी जाएंगी, आरक्षित कर दी जाएंगी. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लैड नेशनल मूवमेंट. क्योंकि दलित मूवमेंट, दलित अभी भी दलितों का ये वर्ग कांग्रेस के द्वारा दी गई इस प्रॉमिस और इस उनके द्वारा चलाए गए नेशनलिस्ट मूवमेंट में उनकी सहभागिता की अपील को शंका की दृष्टि से देखता रहा, क्योंकि अभी भी ये एक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, अभी केवल बात चल रही थी और ये प्रोविज़न किया जाना था. Some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in response to the civil disobedience movement. जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई खास रुचि उन्होंने भी नहीं दिखाई. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. क्योंकि ये सफल नहीं हुआ था, इसको बीच में रोक दिया गया था, इसलिए खिलाफत मूवमेंट को इस तरीके से जो इसमें जो इसका उद्देश्य था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसलिए कांग्रेस से जो मुस्लिम थे वो अलगाव फील कर रहे थे. फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा. 1920 के डिकेड में जाकर मुस्लिम लीग को ये लगने लगा था कि कांग्रेस जो है वो एक हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है या संगठन है, और कांग्रेस और हिंदू महासभा के जो क्लोज रिलेशनशिप थे वो भी इस बात को मुस्लिम लीग के समक्ष पुष्टि करते थे इस बात की कि कांग्रेस जो है वो ज़्यादातर उसमें हिंदू ही सदस्य थे, इसलिए मुस्लिम उसको एक हिंदू संगठन के रूप में देखने लगे थे. एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम वर्स्ड, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between two communities. इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच में गैप बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे गैप बढ़ता चला गया हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनल रायट्स करने लगे. अलग अलग शहरों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झगड़े उत्पन्न होने लगे, विवाद उत्पन्न होने लगे, सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे, और दोनों के बीच में जो दोनों कम्युनिटीज़ दोनों समुदाय थे हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों के बीच में खाई और गहरी होती चली गई. द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity would be forced. एक बार फिर से लगा 1927 में कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ हो सकती है. The important differences were over the question of representation in the future assemblies and that were to be elected. इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो मेन मुद्दा था वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में पॉलिटिकल पावर कौन सा संगठन ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकता है इसका था. क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे तो मुसलमानों को ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सदस्य अगर मुसलमानों के लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुँचेंगे तो उनको अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने लिए नियम कानून, अपने शासन में बराबर की भागीदारी मिल सकेगी. और उनको कहीं ना कहीं फेयर था कि हिंदू मेजॉरिटी में है तो इसलिए
हिंदुओं का ऐसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचना सत्ता को अपने हाथ में ले लेगा हिंदू वर्ग। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, was willing to give up the demand of separate electorate if Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to the population in Muslim dominated provinces Bengal and Punjab। जहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा रहते थे, वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के प्रमुख मेन जो मेजर मुख्य जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट को की मांग नहीं करेंगे मुस्लिमों के लिए अगर सेंट्रल असेंबली में उनको अच्छी संख्या में सीट्स दी जाती हैं और उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, तो उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर उस एरिया में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो मुस्लिम्स के होने चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ देंगे मुस्लिमों के लिए, क्योंकि मुस्लिमों ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठाई थी। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed the efforts that at compromise। ये वार्ता चली रही थी, समाधान सोचा जा रहा था। उसी बीच जो 1928 में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जो M.R. जयकर थे, उन्होंने इस प्रकार के हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था, इसकी खुलेआम इसको अपोज कर दिया। और जब इसको अपोज कर दिया तो एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिमों में मतभेद उत्पन्न हो गए और दोनों ही अलग अलग दृष्टिकोण रखने लगे। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities। 1920 से लेकर 1930 के बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे से अलग कर दिया। दोनों ही अलग अलग सोच रखने लगे। मुस्लिमों को ये लगता था कि आगे जाकर अगर फ्यूचर में भारत आज़ाद होता है तो सत्ता हिंदुओं के हाथ में आ जाएगी और हमारी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो ये फियर, ये इनसिक्योरिटी उनके मन में बैठ गई और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो एक ऐसा माहौल था, एक संदेह का माहौल था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to call for a united struggle। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने जो इशू उठाया था वो हिंदू और मुस्लिमों दोनों के लिए ही था। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि वो सॉल्ट इशू था और उन्होंने सॉल्ट को इशू इसीलिए बनाया था ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संघर्ष में ज्वाइन हो सके। लेकिन तब तक परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि किसी भी हाल में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का ऐसा यूनाइटेड स्ट्रगल, एक ऐसा स्ट्रगल जिसमें दोनों साथ हों, ऐसा स्ट्रगल करने के लिए राजी नहीं हुई। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of Hindu majority। और उनके अंदर ये डर बैठ गया था कि आगे आने वाले समय में हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी के हितों को कुचल कर रख देगी और उनके हित खो जाएंगे और वो अपनी रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलितों और मुसलमानों दोनों का ही जो पार्टिसिपेशन रहा वो बहुत ही सीमित रहा।